और हेपेटोसाइट्स में भी बेटा इसका शायद कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, चेक करना। आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रा न्यूक्लियर होता है, पता करना बेटा इसे। इसीलिए इसका ना जब सेल रप्चर होता है तो एएलटी तो तेजी से बढ़ता है, एएसटी इतना जल्दी नहीं बढ़ता। और अगर एएसटी बढ़ना शुरू करता है दैट इंडिकेट्स अ मेजर लिवर इंजरी मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, समझ आई बात? इसको चेक करना बेटा। अरे इधर आजा बॉस, इधर आजा, मेरे लिए भी तो थोड़ा वर्किंग स्पेस छोड़ो। हाँ गुड, चलो शुरू करते हैं भाई। एम लिखिए सबसे पहले। एम to estimate serum concentration of enzyme AST in the given sample। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा लिखिए। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, माइक्रोपिपेट, सीरम सैंपल, सेमी ऑटो एनालाइजर, रिएजेंट्स, ग्लव्स, अपने आप लिख लो आराम से। यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दीज थिंग्स नाउ। आवाज आ रही पीछे तक? आ रही? ठीक है, अब अगला आता है बेटा प्रिंसिपल पे। ठीक है, छोड़ो, अरे अपने आप लिख लेना, फाइल डायरेक्ट फाइल में लिख लेना बेटा। अब अगला आता है बेटा प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे डायरेक्टली देयर इज नो वर्बल प्रिंसिपल, the whole principle is summarized in 3 chemical reactions। ठीक, 3 chemical reactions। what is the function of AST? सबसे पहले तो ये बताओ AST का काम क्या होता है? अरे क्या ऐसे कैसे काम चलेगा यार? ऐसे नहीं बेटा, मेटाबॉलिज्म तो सारे एंजाइम करते हैं। Each and every enzyme is involved in metabolism. What specific function it carries out? किसी को नहीं पता, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसअमाइनेशन। यस, ट्रांसअमाइनेशन। दिस इज द स्पेसिफिक वर्ड बेटा। ये होता है स्पेसिफिक वर्ड। इन मेडिकल फील्ड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जो एंजाइम बेटा रेडॉक्स रिएक्शन करा रहा है वो भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। जो ट्रांसएमिनेशन कर रहा है, डीएमिनेशन कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिज्म। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो एएसटी का काम क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन। क्या काम होता है? ट्रांसएमिनेशन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में भी बेटा ट्रांसएमिनेशन होगी। क्या होगा? ट्रांसएमिनेशन। नाउ व्हिच विटामिन इज इन्वॉल्वड इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन? कौन सा? क्या नाम होता है B6 का? क्या? PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट। बट इन आवर principal reactions, the transamination reaction won't be will be happening without PL. So it's a PLP independent transamination process. याद रखो, in our principle the transamination is happening independent of PLP. We are not employing any PLP here. ठीक है, अब आपके पास कॉपी होता है ना बेटा, कॉपी दिखा। जैसे आपका फाइल है तो ये साइड आपका लिखने वाला होता है, ये साइड प्लेन होता है बेटा। रिएक्शंस यहाँ लिखिएगा, प्रिंसिपल जैसे हेडिंग यहाँ डाला, यहाँ पे तीनों रिएक्शंस लिखिएगा और यहाँ ब्रीफ में लिख दीजिएगा। इसी पेज पे रिएक्शंस लिखना अवॉइड कीजिए थोड़ा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे लिखा कीजिए। तो चलिए पहला रिएक्शन लिखिए बेटा। इट इज अ सेट ऑफ 3 रिएक्शंस। पहला रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन 1,
L aspartate plus 2-oxoglutarate. Under the influence of AST, enzyme AST, what it will produce? L aspartate और 2-oxoglutarate क्या बनाएगा बेटा? ग्लूटामेट प्लस, गुड, it will form oxaloacetate plus L-glutamate. This is a classic example of transamination reaction. Classic example, transamination. But here no PLP is involved. तो ये तो आपका पहला रिएक्शन है बेटा, ठीक है? This is your first reaction. ये AST कहाँ से आ रहा है बेटा पता है? From where we are getting this AST for transamination? अरे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्या है? कहां से आ रहा है AST? बॉयज गर्ल्स, सीरम सैंपल से। कहां से आ रहा है? किसको चेक कर रहे हो बेटा? AST तो सीरम ही चेक कर रहे हो ना, तो कहां से आएगा वो AST? इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सीरम सैंपल जिसको एसेस कर रहे हो। जितना ज्यादा रहेगा बेटा उतना ट्रांसएमिनेशन क्विकली होगा, जितना कम रहेगा बेटा ट्रांसएमिनेशन उतना स्लो होगा। अब उसके रेट को कैसे मेजर करता है वो आगे देखता है। अब लिखो बेटा रिएक्शन 2, द सेकंड रिएक्शन, oxaloacetate plus NADH ये देखो under the influence of enzyme malate dehydrogenase, what it will form? Malate plus NAD. क्या बनाएगा? लिखो malate plus NAD. क्या बनाएगा बेटा? malate plus NAD. Now what kind of reaction is this? This is the second step of the reaction. क्या है? What kind of reaction is this? जरा देख के बताओ। उसको क्या बोलता है? It is not dehydrogenation. No, it is not dehydrogenation. Yes, redox reaction. कौन सी reaction? Redox reaction. It is a redox reaction. देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन? NADH का. Because NADH is losing hydrogen atom and forming NAD. It is getting oxidized. Simultaneously, oxaloacetate, it is getting reduced to malate. So this one is the redox reaction. पहली कौन सी थी बेटा? ट्रांसएमिनेशन। दूसरी कौन सी है? redox reaction. टेक्निकली बेटा आपका प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म हो गया। टेक्निकली इट इज ओवर। जो जो चीज हमें चाहिए ना वो इन दो लाइंस में पर्याप्त है, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। बट देयर इज अ थर्ड कंजुगेटिव स्टेप दैट वी नीड टू टेक। एक्चुअली वो सबसे पहले होता है, रिएक्शन हम अभी लिखेंगे। वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ दैट स्टेप इज नॉट टेकन और इट इज अवॉइडेड, वी कैन गेट अ वेरी हाई फॉल्स पॉजिटिव EST वैल्यूज। कैसे, वो भी मैं अभी बताता हूं। लिखो पायरुवेट, इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेटा यहां पे खत्म हो चुका है, इतने में हमारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक। इफ द सैंपल प्योरली कंटेन्स AST, लेकिन जब भी आप ब्लड से निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ पायरुवेट रहता ही है। कैसे रहता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले उस पायरुवेट को कैसे टैकल किया जाता है वो देखता है। पायरुवेट लिखो प्लस NADH
क्या बनेगा बोलो? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम LDH, लैक्टेट प्लस NAD। वेरी गुड, अरे वाह, आप तो सब जानते हैं, लैक्टेट प्लस NAD। चलिए ये बताइए पायरुवेट आ कहां से रहा है हमारे सीरम सैंपल में? फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? जरा 1 मिनट सोच के बताइए। इसमें ज्यादातर जो कारपेट बॉम्बिंग होगी ना बेटा आप पे वाइवा में, वो इसी से होगी। क्लिनिकल कोई नहीं पूछेगा बेटा, क्लिनिकल सबको पता होता है AST का कब बढ़ता है। ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, हिपैटोसेल्युलर नेक्रोसिस, ठीक। फिर आपका क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है यार, लिवर सिरोसिस। हाँ, ये सबको पता होता है, एवरीवन नोज दीज थिंग्स, इसीलिए कोई नहीं पूछेगा। बट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ये तीसरे स्टेप में जो पायरुवेट हम टैकल कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर दिस पायरुवेट इज कमिंग इन द सैंपल, आंसर दिस क्वेश्चन। यस यस एग्जैक्टली बेटा, अपार्ट फ्रॉम, जिसे कहना चाहिए, देखो सीरम सैंपल हम ड्रॉ किससे कर रहे हैं? हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक, विल टेक द ब्लड सैंपल, वी सेंट्रीफ्यूज दैट थिंग, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बहुत हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ब्लड में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है बेटा? RBCs का होता है, सेल्यूलर फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो। And RBCs draw their energy via glycolysis, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट। तो RBCs के अंदर पायरुवेट का कंसंट्रेशन बेटा ठीक ठाक हमेशा रहता है। जब भी आप सीरम सैंपल सेंट्रीफ्यूज से बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप सीरम सैंपल सेपरेट करते हो, कुछ ना कुछ पायरुवेट बेटा आपका सीरम में भी आना, जिसे कहना चाहिए आप उसे रोक ही नहीं सकते। दैट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। हो सकता है कभी ज्यादा आ जाए, कभी कम आ जाए, लेकिन आएगा जरूर बेटा, आप उसे रोक नहीं सकते। और ना ही आप एग्जैक्टली ये पता कर सकते हो कि एस्टिमेशन से पहले वो कितना है। पायरुवेट थोड़ी एस्टिमेशन करना है, वी हैव टू एस्टिमेट AST। तो टू ब्लॉक दैट थिंग फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन आवर रिएक्शन, हम पायरुवेट को सीधा सीधा बेटा लैक्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वी convert pyruvate into lactate via the enzyme LDH, ताकि पायरुवेट जितना भी आए हमें कोई मतलब नहीं, उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो हमारे रिजल्ट में, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा था दिस इज अ काइनेटिक मेथड। कौन सा मेथड? काइनेटिक मेथड। याद करो बेटा, एक काइनेटिक मेथड आपने लगाया था, दैट वाज क्रिएटिनिन। लगाया था। क्रिएटिनिन में हम किसका चेंज इन रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे थे? वहां पे किसका चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस मेजर हो रहा था क्रिएटिनिन के प्रिंसिपल में? याद कीजिए। हाँ, क्रिएटिनिन पिक्रेट। किसका? क्रिएटिनिन पिक्रेट। यहां पे जो मेजर होगा बेटा वो होगा NADH। क्या? NADH। दिस थिंग will be measuring change in rate of absorbance of NADH। किसका? NADH। अब क्रिएटिनिन में एक बात बताओ बेटा, क्रिएटिनिन में जो मेजर कर रहे थे दैट वाज क्रिएटिनिन पिक्रेट, वो क्या था? रिएक्टेंट था या प्रोडक्ट था? क्या था? रिएक्टेंट था या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट था। सबको पता ये बात? कहां खोया हुआ बेटा? ध्यान दे। प्रोडक्ट था, सबको पता है, एवरीवन एग्रीज। सबने क्रिएटिनिन का ग्राफ देखा बेटा, ऊपर जा रहा था, सबको याद है, दैट वाज गोइंग अप विद टाइम। क्योंकि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो क्रिएटिनिन पिक्रेट रिएक्शन मिक्सचर में 0 है। टाइम के साथ बेटा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा और वैसे वैसे ग्राफ भी ऊपर जाएगा। यहां पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? देख, NADH क्या मेजर कर रहे हैं? अब अगर मैं T = 0 पे रिएक्शन मिक्सचर को देखूं तो NADH का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेटा NADH कंज्यूम होता चला जाएगा,
NADH will be consumed and it will be converted into NAD. यानी कि T equals 1 पे NADH का कंसेंट्रेशन कम होगा, T equals 2 मिनट्स पे थोड़ा और कम होगा, T equals 3 मिनट पे और कम होगा. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राफ बेटा नीचे की तरफ आएगा. कैसा आएगा? नीचे. इट विल बी अ डाउनवर्ड ग्राफ. समझ आई बात? जैसे क्रिएटिनिन में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, इसमें बेटा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट इन्वॉल्व है. क्या इन्वॉल्व है? रिएक्टेंट, जिसका कंसेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है. और आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. लिखता है ना लास्ट में. तो इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, या मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा. तो यहाँ पे देख बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ घट रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटेंसिटी भी टाइम के साथ घट रही है? बिकॉज इट इज रिएक्टेंट पार्ट. समझ आई इतनी बात? तो ये पूछा जाता है, ये स्टेप पे क्वेश्चन आता है बेटा, दैट व्हाई पायरुवेट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड. क्योंकि पायरुवेट बेटा इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस में इंटरफेयर करता है, ठीक है, इसलिए पायरुवेट को इनिशियली रिमूव किया जाता है. सेकेंडली मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि इसका ग्राफ नीचे क्यों आता है? इसका ग्राफ नीचे इसलिए आता है बिकॉज reactant, firstly the reactant is involved, and which reactant? NADH is involved, जिसका concentration टाइम के साथ घट रहा है, इसीलिए उसका absorbance भी कम हो रहा है. Got it? आप ये 3 लाइनें अगर प्रिंसिपल में लिख दोगे कॉपी में, अपने एग्जाम कॉपी में, you will get full marks, more than enough. ठीक है, you will get full marks. लेकिन अगर 2 लाइन उसको एक्सप्लेनेटरी साथ में लिख देंगे, that will be much better. तो लिखिए इसे. अगर इसको वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? लिखो L aspartate, लिखो L aspartate plus 2 oxoglutarate reacts under influence of enzyme AST, reacts under influence of enzyme AST to produce oxalate plus L-glutamate, oxalate plus L-glutamate. In the next step, oxalate reacts with NADH present in the reaction mixture under the influence of enzyme. कौन सा एंजाइम बेटा? MDH, malate dehydrogenase, to produce malate plus NAD. Rate of change of absorbance, ब्रैकेट में बेटा कर लेना कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एब्जॉर्बेंस तो बेटा डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है ना. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस. क्या लिखवाया मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ NADH is used to systematically calculate the concentration of AST in the given serum sample. ठीक है, ये मैंने इतना लंबा थोड़ा सा आपको इसलिए लिखवाया ताकि जब भी आप घर पे जाके या रूम पे जाके खोलें तो आपको याद रहे. एग्जाम में आप ये 3 रिएक्शन लिख दें बहुत है. अच्छा, एक लाइन इसमें और लिखिएगा, पायरुवेट इज any pyruvate present in the serum sample is also removed by enzyme LDH. लिखो उसे,
in the reaction mixture. Okay, but प्रिंसिपल कितने लोगों को समझ नहीं आया? कहां से बेटा? Removed by the enzyme LDH, lactate dehydrogenase. कितने लोगों को बेटा प्रिंसिपल में कोई डाउट है या उनको समझ नहीं आया है? किसी को कोई डाउट है? इसको एक बार और देखो ध्यान से. पहला स्टेप क्या है बेटा? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. क्या है? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. ध्यान से देखो. एएसटी क्या करता है? एएसटी अल्टीमेटली ट्रांसएमिनेशन ही करता है. सेकंड स्टेप क्या है बेटा? इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक, आपका काम यहीं पे खत्म हो गया. पता चला ना क्यों खत्म हुआ? क्योंकि बेटा NADH तो हमें मिल गया. ठीक है, यहां से देख बेटा, जितना ये होगा आपका AST, उतनी ही एक्टिविटी इन रिएक्टेंट्स की होगी. जितना ज्यादा AST होगा बेटा, उतना ही ज्यादा आपका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन तेजी से कंप्लीशन होगा. उतना ही ज्यादा आपको ऑक्सैलो एसीटेट मिलेगा. जितना ज्यादा ऑक्सैलो एसीटेट मिलेगा बेटा, उतना तेजी से वो NADH के साथ रिएक्ट करेगा. और जितना तेजी से रिएक्ट करेगा, उतना तेजी से NADH कंज्यूम होगा, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन में एक स्पेसिफिक चेंज आना शुरू होगा. अगर AST देख बेटा बहुत ज्यादा होगा, तो उधर ऑक्सैलो एसीटेट बहुत जल्दी बनेगा. जितना जल्दी ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा बेटा, उतनी जल्दी ये सेकेंड रिएक्शन में NADH को खत्म कर देगा. अगर वहां पे AST बहुत कम है, तो ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन भी बहुत धीमा होगा. जब ऑक्सैलो एसीटेट बहुत धीमा बनेगा, तो बेटा यहाँ पे NADH का कंजम्पशन भी बहुत धीमा होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस भी कम और ज्यादा उसी वजह से होगा, जितना AST प्रेजेंट है. थर्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि pyruvate can interfere in both these reactions, we first have to remove this thing. तो पायरुवेट के रिमूवल के लिए हम उसे LDH के साथ रिएक्ट कराते हैं. इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. अगर आपके पास प्योर AST का सैंपल है, प्योर AST का सैंपल, जैसे स्टैंडर्ड देते ना बेटा मेजर करने के लिए, उसमें कुछ नहीं होता पायरुवेट वगैरह, उसमें सिर्फ AST होता है, तो आपको थर्ड स्टेप की जरूरत भी नहीं है. लेकिन सीरम सैंपल वगैरह में आपको इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है. दैट इज व्हाई दिस थर्ड स्टेप इज एडेड. ये कोई नहीं भूलेगा, द थर्ड स्टेप एंड द कंजम्पशन ऑफ NADH एंड व्हाई द ग्राफ इज फॉलिंग. क्रिएटिनिन में बढ़ क्यों रहा था, इसमें घट क्यों रहा है. ठीक है, हमेशा याद रखना, NADH जब भी इन्वॉल्व हो, whenever NADH is involved, रिएक्शन का जो वेवलेंथ होता है जिसमें मेजर होता है बेटा, दैट इज 340 नैनोमीटर. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 340 नैनोमीटर. तो द रिएक्शन और द कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड एट 340 नैनोमीटर. ठीक है, चलिए अगला आते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज या नॉर्मल वैल्यूज. नॉर्मल वैल्यूज कितना होता है बेटा AST का नॉर्मल वैल्यू? 5 to, ठीक है, एक्सपेक्टेड है. 5 to 40 नहीं होता, मैं बता देता हूं. मेल्स में, इन मेल्स इट इज अप टू 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. बेटा जिनको लिखना नहीं आता वो ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं, 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. ओके, इन फीमेल्स इट इज अप टू 31 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर. नाउ द क्वेश्चन, व्हाई इट इज लेस इन फीमेल्स, or I should say slightly less in females. Why? इसका क्लिनिकल कोई नहीं पूछने वाला, मैं बता रहा हूं बेटा. क्लिनिकल तो पता, क्लिनिकल क्यों कोई पूछेगा? या तो उसका मूड बहुत अच्छा है, या वो चाहता है कि, वो जेन्युइनली चाहता है कि भाई जल्दी जल्दी वाइवा खत्म हो. AST किन केसेस में बढ़ता है सर? लिवर इंजरी, सिरोसिस, हेपेटाइटिस. ठीक है, जा हो गया तेरा. अगर उसे वाकई में बिठा के आपको assess करना है, he'll genuinely ask why it is more in males and why it is more in less in females. क्या रीजन होगा बोलो? This is not the exact answer. Not the exact answer. Contributing factor है, exact answer नहीं है बेटा.
और सोच। पार्शियली ही इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट इज जो आंसर को कंप्लीट करता है, फीमेल्स हैव जनरली लेसर आरबीसीज एज कंपेयर्ड टू मेल्स, है कि नहीं? एंड एएसटी इज ऑल्सो ठीक ठाक अमाउंट में रहता है बेटा आरबीसी में, ऐसी बात नहीं है। इफ rate of hemolysis increases ना, AST is also elevated, so that is another case। इसीलिए स्लाइटली कम रहता है बेटा फीमेल्स में, स्लाइटली, बहुत मार्क डिफरेंस नहीं। अंडरस्टूड? चलो अब अगला देखते हैं, रिएजेंट कंपोजिशन। लिखो इसे, डिस्क्लेमर, इसको सिर्फ कॉपी में लिखना और भूल जाना, ना ये एग्जाम में लिखना है ना ये कहीं आपको याद करके जाना है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, नथिंग एल्स। अभी तक देखो वर्किंग रिएजेंट हम कैसे प्रिपेयर करते थे, एक बॉटल में एक लिक्विड होता था, एक बॉटल में एक लिक्विड होता था। व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू मिक्स देम आइदर इन रेशियो 1:1, 1:5, 1:2, जो भी होता था। यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग रिएजेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है? एवरीथिंग इन R1 क्लास, बातें नहीं प्लीज, लास्ट बेंच बाद में देख लेना बेटा, बाद में। बॉटल R1 में एवरीथिंग इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज एंजाइमेटिक, ठीक? सब मेजॉरिटी पाउडर्ड फॉर्म में होता है, उसमें कुछ नहीं होता। R2 जो होता है दैट इज नथिंग बट डीआयोनाइज्ड वाटर। क्या होता है? डीआयोनाइज्ड वाटर। R2 इज नथिंग बट डीआयोनाइज्ड वाटर। अब दोनों को रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है? R1 जिसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पाउडर्ड रिएजेंट है, उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट का डीआयोनाइज्ड वाटर डालना होता है, जो कि होता है 20 ml। कितना होता है? 20 ml। उसको मिक्स करके 5 मिनट रखना होता है और हमारा वर्किंग रिएजेंट तैयार हो जाता है, ठीक है? तो R2 तो पता चल गया बेटा, R2 में कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट डीआयोनाइज्ड वाटर। R1 में क्या क्या होता है वो लिख लो। व्हाट इज देयर इन R1? टू ऑक्सोग्लूटरेट। बेटा इसका कंसेंट्रेशन होता है 12 मिलीमोल पर लीटर, इट इज 12 मिलीमोल पर लीटर। इसको बेटा सिर्फ कॉपी में लिखना है, इसको कहीं याद नहीं करना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। अगला क्या होता है बेटा? एल एस्पार्टेट। क्या है? एल एस्पार्टेट। इट इज 200 मिलीमोल पर लीटर, 200 मिलीमोल पर लीटर। थर्ड इज MDH, malate dehydrogenase. It is more than 545 units per liter। बेटा ऐसे लिखते हैं, वो I हटा दे, units per liter, just remove I from that, units per liter, more than 545। LDH, lactate dehydrogenase। बेटा इसका कंसेंट्रेशन होता है more than 909 यूनिट्स पर लीटर। अगला है बेटा NADH, जिसका चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हो, NADH। इट इज मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर, मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर। एक चीज इसमें ट्रिकी होती है, पता है क्या? किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। देख, NADH का कंसेंट्रेशन बेटा स्पेसिफाइड नहीं है, कितना है? मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर। व्हाई? क्योंकि हमको नहीं पता नीचे पायरुवेट वाले स्टेप में कितना लगेगा, वी डू नॉट नो दैट, इसीलिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं डाल सकते हम, उसको थोड़ा सा ज्यादा ही रखना पड़ता है, ये चीज ध्यान देना। अगला लिखो बेटा, ट्राइस बफर, TRIS, ट्राइस बफर। ब्रैकेट में लिखो बेटा pH 7.8, 7.8 प्लस माइनस 0.1। इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा 80 मिलीमोल पर लीटर,
कितना 80 मिलीमोल पर लीटर, हाँ 80, और लास्ट में है आपका EDTA 5 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, 5 मिलीमोल पर लीटर, डन। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब आ जाता है बेटा प्रोसीजर वाले पार्ट पे। बात नहीं बेटा, बात नहीं, देख मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं है अभी, ठीक है। इफ एनीथिंग बाय चांस आई मिसेस आउट, ठीक, इट विल बी योर लॉस ओनली, बातें मत किया करो यार। एक पीपीटी हो तो ठीक है, एक रेफरेंस तो रहता है ना कि चलो ये अभी आगे पढ़ाना है, विदाउट पीपीटी इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए अगला आता है बेटा प्रोसीजर को लिखो। प्रोसीजर में सिंपल आपको 3 चीजें बनानी है जो आप सदियों से बनाते आ रहे हैं, ठीक, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट, ओके। अच्छा, उसमें जो पीछे अभी क्या क्या लिखा था, रिएजेंट कंपोजिशन ना, उसमें हेडिंग और डाल लो बेटा, रिएजेंट प्रिपरेशन। रिएजेंट प्रिपरेशन, उसमें लिख लो एक लाइन, टू द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ R1, टू द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ R1 20 ml of 20 ml, माइक्रोलीटर मत लिखना बेटा, ml, 20 ml of deionized water, deionized water is added, deionized water is added, and left for 5 to 10 minutes after mixing, and left for 5 to 10 minutes after mixing at room temperature. This reconstitutes working reagent. This reconstitutes working reagent. समझ आया, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड बेटा, इंटरेस्टिंग चीज, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड 1 मिनट, कितना, 1 मिनट। अब आपको पूछना चाहिए सर दिस इज अ काइनेटिक मेथड, देन व्हाई वी आर एम्प्लॉयिंग इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होना है बेटा, whatever the pyruvate is present in that, it has to be removed. While the solution is getting incubated, pyruvate is being systematically removed by LDH. And why we are not using PLP? क्योंकि रिएक्शन स्लो डाउन ही रहे तो अच्छा है। अगर बिल्कुल क्विकली हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा पायरुवेट भी उधर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 1 मिनट रुकने से पायरुवेट तो हट रहा है, लेकिन AST का कंसंट्रेशन में एप्रिशिएबल चेंज या उसकी एक्टिविटी में एप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी PLP। समझ के काम करना, ठीक है। इसमें देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सारे जो आपके सीनियर बैच में थे, जो उनसे एक सवाल पूछा गया था दैट व्हाट इज ब्लैंक हीटिंग ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। किसी ने सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, पता नहीं मैम भी क्वेश्चन कहां से लेके आई थी। कितने लोगों को पता ब्लैंक हीटिंग क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट का? सबने लगाया बेनेडिक्ट टेस्ट,
ऐसा कोई है जिसने नहीं लगाया? लेकिन किसी को नहीं पता ब्लैंक हीटिंग क्या होता है। ब्लैंक हीटिंग क्या होता है ये भी याद कर लो आज। याद आ गया तो मैंने बता दिया। टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं विदाउट एनी सैंपल सॉल्यूशन एंड वी जस्ट बॉयल इट, ताकि अगर उसमें कोई इंप्योरिटीज वगैरह या कोई इंटरफेरेंस वाली चीजें हैं तो वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाए। फॉल्स पॉजिटिव आना है टेस्ट ट्यूब से किसी सॉल्यूशन में पहले ही आ जाए। दिस इज कॉल्ड ब्लैंक हीटिंग। तो ये सब टेक्निकल चीजें अगर वो बेनेडिक्ट टेस्ट में निकाल सकते हैं, ये तो भूल जाओ भाई। याद रखना, जो आपका वाइवा लेना आएगा ना, आपकी उम्र से ज्यादा उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस का प्रैक्टिस होगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है? देखा सबने? हो गया? इंक्यूबेशन टाइम 1 मिनट। अगले पे आते हैं बेटा, कैलकुलेशन। The last hurdle in today's part. अभी तक क्या करते थे बेटा? OD of test upon OD of standard multiplied by standard concentration. देखो ये चीज आपकी एनालाइट में चल जाती है, क्योंकि एनालाइट में वी आर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इससे एंजाइम एक्टिविटी कैसे नापोगे बॉस? We cannot measure enzyme activity using the standard formula. So we have to devise a different thing. एक चीज याद रखो, कोई भी आपसे ये कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला और प्रोसेसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। Everything will be done by the machine. Your job is to know how the machine is calculating or interpreting that thing. आपको वो पता होना चाहिए। करवाएगा कोई नहीं आपसे, और आपको फॉर्मूला इसे डिवाइस करके लिखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसे। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, इंक्यूबेशन कितना है बेटा? 1 मिनट। ठीक, बाकी सब चीज एक तरफ बेटा। हमारा टारगेट स्पेसिमेन क्या है? व्हाट आर वी टारगेटिंग इन द रिएक्शन मिक्सचर? हमारा टारगेट एनालाइट क्या है जिसको हम टारगेट, दैट इज NaDH। क्या है? NaDH। तो यहाँ पे जो भी एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं NaDH का एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर रहा हूं? अब जरा ध्यान दो बेटा, T = 0, यानी कि जैसे ही मैंने मशीन में सैंपल दिया प्रिपेयर करके, उस टाइम पे एब्जॉर्बेंस A0 है। कितना है? A0, जो कि जिसे कहना चाहिए हम उसे X कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? X। एट T = 1 मिनट, मुझे पता है रिएक्शन 1 मिनट चल चुका है। एब्जॉर्बेंस कितना आएगा बेटा? A1, जिसका वैल्यू कितना मैं मान लेता हूं? Y। चलो इसको डेल्टा A1 बोल देता है। क्या ना, राइट? डेल्टा A1 X - Y। 1 मिनट चलने के बाद रिएक्शन एब्जॉर्बेंस में कितना चेंज आएगा बेटा? X - Y। कितना आएगा? X - Y। तो X - Y क्या है? चेंज इन एब्जॉर्बेंस। क्या है? चेंज इन एब्जॉर्बेंस। सबसे पहले इस बात को पकड़ के चलो, 1 मिनट में अगर X और Y का मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन एब्जॉर्बेंस। क्या मिलेगा? चेंज इन एब्जॉर्बेंस। सिमिलरली करेक्ट? किसी का कोई डाउट?
1 से 2 मिनट तक बेटा जो रिएक्शन चली, 1 से 2 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक जो रिएक्शन चली, उसमें एब्जॉर्बेंस में चेंज कितना आया बेटा? y माइनस जेड। कितना आया? y माइनस जेड। इसको बोलो बेटा इधर सामने देखे, सामने लिख बाद में लेना बेटा, ठीक है? एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। डेल्टा A2 कितना बेटा? y माइनस जेड। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, बेटा यहां पे एब्जॉर्बेंस का चेंज कितना है? x माइनस वाई, और यहां पे कितना है? y माइनस जेड, जिसको कितना लिखा मैंने? डेल्टा A1 और डेल्टा A2। अब अगर मैं ये होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। देख, T0 से T1 तक मुझे पता चल रहा है कि एब्जॉर्बेंस कितनी कम हुई 1 मिनट में। अगले 1 मिनट में मुझे पता चल रहा है कि इतने से और कम हो गई। मुझे पता चल रहा है एब्जॉर्बेंस कम तो हो रही है, लेकिन उसके घटने का रेट क्या है? मैं घटने का शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ नीचे जाएगा, NADH का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है। आई नो दिस, इसलिए वो घटने का रेट क्या है? अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं और इसे टाइम के साथ डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे चेंज इन रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यहां पे टाइम पीरियड कितना है? 1 मिनट, इसीलिए डिनोमिनेटर में आप 1 रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस, ठीक है? इस चीज को समझना, इट इज अ टेक्निकल थिंग, लेकिन क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में। घट रहा है वो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे पता करना है दैट एट व्हाट रेट इट इज डिक्रीजिंग, एट व्हाट रेट इट इज डिक्रीजिंग। क्योंकि AST क्या है बेटा? एंजाइम है, और याद रखो एंजाइम इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज व्हाई आई नीड टू चेक व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस, ठीक है? कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, यानी कि एब्जॉर्बेंस कितनी तेजी से घट रही है, एट व्हाट स्पीड इट इज डिक्रीजिंग। जैसा फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? किस रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ रही है या किस रफ्तार से वेलोसिटी घट रही है। ये वही है बेटा चेंज इन रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस। अंडरस्टूड? चलो अभी से आगे देखते हैं। इसको लिख लिया सबने? चलो अब आगे देखते हैं। नाउ द फॉर्मूला। फॉर्मूला में डिफरेंस क्यों है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अलग क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर नहीं कर रहे हैं। What we are measuring it is enzyme activity. क्या है? एंजाइम एक्टिविटी। बहुत टीडीएस चीज है बेटा ये, बहुत टीडीएस, बहुत खतरनाक, सर में दर्द कर देती है लिटरली। क्या हुआ, समझ आया? आया? नहीं आया तो पूछ लेना बेटा दोबारा। चलिए अगला लिखते हैं। क्या हुआ बेटा, हंसी क्यों आ रही है? Am I cracking some joke? आराम से रहे मेरे भाई, आराम से रहो, हमको भी आराम से रहने दो। काहे गर्मी में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो हमारा? रिलैक्स रहे, रिलैक्स, आराम से। चलो फॉर्मूला लिखता बेटा। ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड भूल जाओ, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है? लिखो AST एक्टिविटी इक्वल्स टू, या ए नीचे कर लेना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, लिखो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस है, इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा A पर मिनट, ठीक है? इसको ऐसे लिख लो
क्यों चौक गए? एक एक करके बताते हैं, पहले लिख लो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। P, P, the last term is P in the denominator. हो गया? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेटा पेन नीचे रख दो, इसके बाद आपको शायद अब लिखने की जरूरत ना पड़े। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। ठीक, मिजरी इज फाइनली गेटिंग टू इट्स कंप्लीशन। सच कहूं, उधर बैठ के पढ़ने से ज्यादा मुश्किल है इधर बैठ खड़े होकर पढ़ाना। बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जिनमें वाकई में हमको भी बहुत दिमाग लगा के पढ़ाना पड़ता है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट टू टीच सम एमडी स्टूडेंट और सम पीएचडी स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास एक बेसिक कंसेप्ट होता है, या फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट भी। आपको हमें ऐसे ट्रीट करना पड़ता है, यू आर जस्ट स्कूल पास आउट स्टूडेंट्स, तो आपको जीरो से ब्रेक डाउन करके चीजें नहीं समझाएंगे तो आप खत्म हो जाओगे। इट इज वाई दैट एड्स अ लेयर ऑफ डिफिकल्टी। चलिए एक एक करके देखते हैं बेटा। डेल्टा ए पर मिनट क्या है, सबको पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस। और ये एब्जॉर्बेंस किसका है बेटा? दैट इज NaDH। किसका? NaDH, एंड दैट इज इन द सेकंड रिएक्शन। ठीक है, पायरुवेट वाला पार्ट पहले खत्म हो चुका है। ठीक, व्हाट इज TV? TV इंडिकेट्स टोटल रिएक्शन वॉल्यूम। इसको लिख लो, टोटल रिएक्शन वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वर्किंग रिएजेंट प्लस सीरम सैंपल, यानी कि 1100 माइक्रोलीटर्स। ओके, 10 raised to the power 3, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। नीचे आ जाते बेटा SV। SV क्या है? सैंपल वॉल्यूम। क्या है? सैंपल वॉल्यूम। ये कितना होता है बेटा? 100 माइक्रोलीटर। अरे लिख ले भाई, लिख ले। लिख लिया? फुल फॉर्म वगैरह लिख लिया सब? एक एक की कॉपी जाके इंस्पेक्ट करनी पड़ती है सचिन। हंस रहा है ऊपर से बैठ के, है फ्रंट रो में। फिर यही देखना एग्जाम से पहले सबसे पहले आएगा, सर जरा थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी? ये लास्ट बेंच, बात नहीं। एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है बेटा? अगर मैं लाइट किसी भी मीडियम से पास करूं, किसी भी मीडियम से, तो जितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन बेटा उस पे एंटर करेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, उतनी इंटेंसिटी का रेडिएशन निकलेगा नहीं बाहर, पास नहीं करता। कुछ लाइट के फोटॉन्स बेटा वो, या रेडिएशन के फोटॉन्स, वो मीडियम भी एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज कॉल्ड इट्स एब्जॉर्प्टिविटी। क्या होती है? एब्जॉर्प्टिविटी। तब वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो 10 फोटोन एब्जॉर्ब करे, 1000 करे या लाखों करे। जितना ज्यादा वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्टिविटी होगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्टिविटी। पी होता है बेटा पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ लाइट। पी इज पाथ लेंथ। हमारे केस में क्या होगा बेटा? क्यूवेट का डायमीटर। क्या होगा? क्यूवेट का डायमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। क्यूवेट डायमीटर। तो यहां से आपका AST का वैल्यू निकाल के मशीन देती है। लेकिन अगर मैं इतने पूरे टर्म को सॉल्व कर लू ना बेटा, दिस वन, क्लास लिसन टू मी केयरफुली। देखो ये तो वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल। व्हाई? क्योंकि किसी पेशेंट का AST कुछ होगा, किसी पेशेंट का AST कुछ होगा, सो दिस इज अ कंप्लीट वेरिएबल। लेकिन ये ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट रहता है, दिस इज ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट टर्म। अगर मैं इसे सॉल्व कर लू ना बेटा तो ये आता है 1768, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो मशीन में जो फैक्टर डाला जाता है ना बेटा, वो ये होता है। जो भी सेमी ऑटो एनालाइजर में फैक्टर चेंज होता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, दैट इज ऑल दिस थिंग। ऑलमोस्ट सब चीजें कांस्टेंट है बेटा, एक्सेप्ट एब्जॉर्प्टिविटी। एक्सेप्ट
एब्जॉर्प्टिविटी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टर डायरेक्टली और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिविटी? तो फैक्टर अल्टीमेटली किस चीज पर डिपेंड करता है? एब्जॉर्प्टिविटी। समझ आई बात? सो दिस वाज योर कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, दिस वाज योर कैलकुलेशन पार्ट। अगला ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्व करो बेटा लिख लेना। रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए कॉपी में लिख लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। इसको सुन लो, सबको पता होता है एएसटी किन किन केसेस में बढ़ता है। फर्स्ट वन इज, इनके तीन आपके ब्रॉड रीजंस होते हैं, 3 ब्रॉड रीजंस। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वाइवा के लिए आप 3 याद रखो। फर्स्ट वन इज हेपेटिक कॉजेस, liver cirrhosis, all forms of hepatitis which are damaging liver, hepatocellular necrosis, ठीक, hepatocellular necrosis। AST में बेटा एक चीज याद रखना, why AST is a bit important, more important than ALT। जब तक सेल डैमेज होके पूरी तरह या पार्शियली बर्स्ट नहीं होता, तब तक हाई अमाउंट्स ऑफ AST is not released in the bloodstream। बहुत केसेस में देखने को मिलेगा कि ALT तो पीक कर रहा है, AST पीक नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि hepatic injury is not of that grade। ठीक है, रेस्ट कीजिए, ये सब कीजिए, everything is under control, it will be recovered। But if AST is peaking and it is peaking good, there is something which promptly requires your medical attention। ठीक, बाकी वो और टेस्ट आप करवाएंगे, डायग्नोसिस देखेंगे तो पता चल जाएगा, but there is something which promptly requires medical attention, you cannot ignore it। क्योंकि सेल डेथ जब होता है लिवर का, तभी AST ब्लड में हाई अमाउंट्स में रिलीज हो रहा है। दैट इज अ अलार्मिंग साइन। अगला कार्डियक रीजंस लिख लो बेटा। एक्यूट MI लिख ले बेटा, लिख ले, ऐसे याद नहीं रहेगा। एक्यूट MI, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मस्कुलर रीजंस में वैसे तो 2-3 आता है, पर आप एक ही याद रखो, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोर देन इनफ। आप हेपेटिक रीजंस बता दोगे ना, वही बहुत है, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिसनिंग द क्लिनिकल पार्ट ऑफ दिस थिंग। इनका क्लिनिकल बहुत ईजी होता है, इट इज वेरी वेरी ईजी। वो आपको कहां पकड़ेगा? आपको प्रिंसिपल में पकड़ेगा, वो आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट में पकड़ेगा, वो आपको स्मॉल टेक्निकलिटीज में पकड़ेगा फॉर दीज एंजाइमेटिक थिंग्स। ठीक है, मेन चीज है बेटा याद रखना, दिस कंप्लीट्स योर टुडेज क्लास। व्हाई द ग्राफ इज डाउनवर्ड्स। ठीक, क्लास लिसन, ग्राफ बेटा नीचे क्यों जा रहा है, हमेशा ये याद रखना, इसको कभी नहीं भूलना, बिकॉज NADH इज अ रिएक्टेंट एंड विद टाइम इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। Why pyruvate has to be removed and how it is removed? False positive, false elevated positive देता है, false positive, false elevation देता है, false elevation देता है। और दूसरा, इसे रिमूव कैसे किया जाता है? via the enzyme LDH। ठीक, तीसरा वो आपसे पूछेगा थोड़ा ये पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी पूछ सकता है, and it can somewhat more broadly ask from the principal part also। जो चीज शायद मैं नहीं भी बता पा रहा हूं ना बेटा, वो उन टेक्निकलिटीज को भी पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो इनका क्लिनिकल आपको याद करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्क ऑन योर प्रिंसिपल पार्ट, वर्क ऑन योर प्रोसीजर पार्ट एंड वर्क ऑन योर कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, यहाँ पे खेल उल्टा है। हम क्या अभी तक क्या कहते थे? क्लिनिकल पढ़िए। एंजाइमेटिक में क्या होता है बेटा? ज्यादातर में इनकी टेक्निकलिटीज पढ़िए। एनी क्वेरीज? ठीक है, हाँ, क्या 1768 बेटा, दिस इज 1768। ठीक है, दैट इज 1768।